नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ और जनमत न्यूज़ हरियाणा में आप लोगों का स्वागत है। और अभी इसराना में हम आए हुए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो सभी लोगों को प्रेरित करने वाली वीडियो है, क्योंकि कभी भी हम समाज में क्या देखते हैं, कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो वो एक अपनी लाइफ को ईजी वे में लेने लग जाता है कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक हमारी एक मानसिकता हो चुकी है। लेकिन आज हम ऐसे जो हमारे पास सज्जन पुरुष हैं वो हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी देसी भाषा में क्या करा भाई, सिर दर्दी लेवे हैं चलते फिरते। तो सबसे पहले सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो मैं सीधी सी देसी भाषा में बात पूछूं, नौकरी लगे गए हो, ये जो आप सामाजिक कार्य में लगे रहो हो, कभी पेड़ लगाओ हो, कभी इतिहास के पन्नों को खंगालते हो, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, समाज में आपका नाम बढ़ता रहा है। कोरोना टाइम में भी आपका नाम आया और अन्य चीज़ों में भी कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है वहाँ पे आपका नाम आता है। जो मैंने आपके इनाम देखे हैं, जो आपके अवार्ड मिले हैं, इनसे भी काफ़ी कुछ लग रहा है कि आप बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हो। मतलब फिर वही बात कहूँ कि जरूरत है, जब एक मानसिकता है लोगों की, मैं अपने नहीं कह रहा है कि भाई जब सारी चीज़ सेट हो गई है, नौकरी लग गई हो, परिवार सही है, सब कुछ है, फिर क्या जरूरत है इन चीज़ों की। मनीष जी, सबसे पहले तो अखंड भारत का और जनमत न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक आप लोगों ने जो आज मेरे पास आके और मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का एक कार्य किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि मैं इतिहास के पद पर राजकीय महाविद्यालय इसराना के अंदर सहायक प्रोफेसर और इतिहास विभाग का मैं विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं इतिहास से सीखता हूँ हमेशा। एक सिंपल ही कहावत, वास्तव में एक हरियाणा क्या है कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम बन चुका है, और ख़ासकर अपने उत्तर हरियाणा में ये सिस्टम ज़्यादा है कि गवर्नमेंट जॉब लगी और लाइफ जो है सेट हुई, इजी वे में लाइफ। हाँ बिल्कुल ईजी, और जो मैं और मेरे बच्चे एक कहावत बन जाती है। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और एक ग्रामीण आंचल से मैं जो है बिल्कुल ग्रामीण और एक बिल्कुल धरातल से, जो हमारे परिवार की बैकग्राउंड जो थी एक नॉर्मल बैकग्राउंड थी। मेरे पिताजी एक क्लर्क के पद पे कार्यरत थी। हम 6 बहन भाई हैं। माता जी मेरी जो है बिल्कुल अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, हाउस। हाँ, मेरी वाइफ हाउस वाइफ थी मेरी माता जी। और मेरी माँ की एक वास्तव में एक प्रेरणा रही थी। मैं बच्चों को बताता भी हूँ और बच्चों का एक सिस्टम रहा। मेरे पिताजी की एक हॉबी थी कि मेरे बच्चे पढ़े, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा जो है ऑफिसर्स जो थे उनके गुड बुक में रहे हैं, क्योंकि बड़े ईमानदारी से कार्य करने वाले थे। बिल्कुल एक ही बात कहा करते थे कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। बिल्कुल सही बात। वो मेरे परिवार में आज बिल्कुल हम किसी प्रकार का नशा नहीं करता कोई भी। दूसरी बात, माता जी एक बात कहा करती थी कि समाज के अंदर हम एजुकेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। जब हमारे घर में भैंस रखा करते, हमारे कोई ज़मीन नहीं घर की, तो जब खेतों में जो न्यार, हरियाणवी लैंग्वेज में न्यार पाटन खातर जाया करते, हाँ जी बिल्कुल जाएगा, पशुओं के लिए, तो मेरी माँ जो है रोटी पोके और जो है बोइया, हाँ बोइया हरियाणा में पड़ता है, बोइया में रोटी रख के और जो है एक बात कहा करते, बेटा स्कूल में चले जाना। हाँ जी। 6 के 6 जो हम जो बहन भाई हैं, मैं स्वयं जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इतिहास का। मेरे से बड़े भाई जो हैं MA LLM रोहतक कोर्ट में बैठते हैं। मुझसे छोटा जो है वो BLL LLB है। और परिवार में जो मेरी दो बहनें हैं, दोनों जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, एक MA BEd है और दूसरी जो MA BEd है और जो है ग्राम सचिव के पद पे कार्यरत है। कहने की बात ये है पूरा परिवार शिक्षित है और अच्छे पद पे काम करते। तो जो ये प्रेरणा मुझे सामाजिक कार्यों के लिए मिलती है कि गवर्नमेंट जॉब आने के बाद मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि ये नहीं है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब पे लग गए, लेकिन एक अगर गवर्नमेंट जॉब में लग के तो पेट तो जो है सुअर भी भरते हैं। बिल्कुल सही बात। पशु भी भरते हैं।
अब जो है पेट भरने की बात नहीं कि समाज में कुछ एक होना चाहिए कि वास्तव में कि समाज हित में, सोशल हित में कार्य करते। इसी प्रेरणा से मैं समाज हित में लगा रहता हूँ। यही एक आपकी सोच हाँ, है कि बिल्कुल। आप कार्यरत बिल्कुल, लगातार काम एक जो सामाजिक कामों में कुछ बढ़ चढ़ के भाग लेते हो। ये कार्य करने की बात होती है सर। देखो, मुझे आत्म संतुष्टि मिलती है और इसके लिए वास्तव में मेरी वाइफ जो मंजीत कौर है, मेरी वाइफ, हमेशा मेरे को बहुत सहयोग किया है। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी सोच और उनकी सोच में डिफरेंस आ गया हो कि भाई आप सामाजिक काम कर रहे हो और वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ हमारे यहाँ कि वो मेरा एटीएम कुछ दिन काम नहीं किया, तो हमने यहाँ जो पर्यावरण प्रहरी अवार्ड एक फंक्शन रखा, तो स्वयं ये पकड़ो एटीएम और पैसे निकाल के जब करना तो अच्छी तरह से जो है, क्योंकि उस करना भी है, एक समाज में मैसेज देना है। उसमें जो अजय भाई बहुत जी का बड़ा सहयोग रहा कि हम इस कार्यक्रम को कर पाए। तो जैसे आप ये चीज़ें सामाजिक काम करते हो और जो करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं, और टीचर्स पे भी इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा जो आपके कॉलेज में। जब मैं 19 जुलाई 2014 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना में मेरी पोस्टिंग थी। पर्यावरण के बारे में हम वहाँ भी सजग थे। वहाँ जो है लेफ्टिनेंट शमशेर भंडेरी साहब हैं, वहाँ डॉक्टर मुकेश शर्मा जी हैं, वो हम वहाँ लगे रहते थे। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि एक बियाबान जंगल है। आज आप देख सकते हैं, और आज से जो है 6 साल पहले की जो यहाँ सिस्टम था, गांव गोहांड के जो हमारे यहाँ इसराना के क्षेत्र के आसपास जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनकी फैमिली के जो मेंबर गए हैं, वो बिल्कुल चेंज कर दिया। एक संघर्ष के रूप में हमने लिया। स्टार्टिंग में लगा था कि क्या अमल है, कुछ नहीं। इसके लिए हमारे एनएसएस की वो टीम थी, डॉक्टर सुनील दत्त जी, उनका विशेष सहयोग रहा इसमें, और एक टीम वर्क के रूप में हमने ये कार्य किया। और जो राजकीय महाविद्यालय इसराना आज मैं ये कहूँ कि सेल्फ मेड, स्वयं के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट कॉलेज इसराना जो है पूरे के पूरे महाविद्यालयों के अंदर टॉप पे हरियाली के मामले में। जब ऐसी चीज़ें करते हैं ना, कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो कुछ टीचर्स तो कॉलेज में, हाँ मैं टीचर्स की बात करूँगा, कुछ टीचर्स तो सपोर्ट करते हैं और कुछ टीचर्स टांग खींचने का भी काम करते हैं। ये समाज में हर तरीके के लोग हैं। ये बोलते इन चीज़ों की क्या जरूरत है, आप अपना पढ़ाई तक ही सीमित रहो, लेक्चर तक ही सीमित रहो, इससे ज़्यादा वो बेसिक से बोले या ना बोले वो एक अलग बात है, लेकिन विचारों की लड़ाई है, विचार तो आते ही हैं। तो इस पर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया या आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल रहा? नहीं, नॉर्मल तो अगर जब आप सोशल एक्टिविटी के लिए जाओगे, कार्य करोगे, उसमें नॉर्मल कुछ नहीं होता। ऐसा कई बार हुआ है कि समाज के अंदर, अब जैसे हमने क्या किया कि एक अजय जी के सहयोग से हमने वृक्ष मित्र समूह इसराना का गठन किया। इस क्षेत्र ही नहीं, अभी तो आसपास के कोई महाविद्यालय भी नहीं बचे हुए कि जिनके अंदर हमने जो है पर्यावरण पौधारोपण ना किया हो। आज तक हम लगभग 4000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। और इसराना, यहाँ बांदगांव, लाखूबाना, मंडी, इधर जो है नौलथा, कारद, सीख, ये पूरा का पूरा एरिया जो है पढ़ाना, और तकरीबन यहाँ गांव कोई बचा नहीं हुआ। हमने रेलवे स्टेशन एक मुहिम लेके चले थे पर्यावरण बचाने के लिए कि हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं। इसके लिए वृक्ष मित्र समूह का गठन किया गया। इसकी कड़ी में हमने कार्य क्या किया, हमारी जानकारी में पहले तो हमारे कॉलेज से प्रारंभ किया गया। किसी भी कॉलेज स्टाफ मेंबर का कोई अच्छा दिन हो, चाहे उसका जन्मदिन हो, उसके बेटे बेटी का जन्मदिन हो, उसकी सालगिरह हो, नई ज्वाइनिंग हो, ट्रांसफ़र हो, हमने हर एक एक्टिविटी के ऊपर पौधे जो है स्वयं खरीद के और उन पौधों को लगवाया और उसकी केयर की। पढ़ाना गांव से इतिहास विभाग की मेरी छात्रा रही, बहुत क्या कहूँ कि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सोशल लड़की थी, ज्योति शर्मा। उसके जन्मदिन भी था और उसने जो 94 नंबर इतिहास में लिए थे, यूनिवर्सिटी टॉपर रही। तो हमने जो उनके उस पर भी पौधारोपण करवाया। इतना ही नहीं, हमने तो एक मुहिम को अलग रूप भी दिया।
कहने की बात यह है, आपने हर एक एक्टिविटी पे पौधारोपण किया जिससे हम उसको याद भी करें और उस पौधे की हम केयर भी करें। एक काम इसके साथ हमने किया कि जो जहाँ भी हम गए हमारे विद्यार्थियों के जो एक ग्रुप क्रिएट किया, उन विद्यार्थियों की कॉल आती थी कि गुरुजी हमारे गांव में जो है पौधारोपण करना है। हम स्वयं यहाँ त्रिवेणी लेके जाते, त्रिवेणी के अंदर बड़, पीपल और नीम, 3 पौधे, ये तकरीबन हमें जो है बाद में कुछ सहयोग भी मिला, सरकारी सहयोग, लेकिन स्टार्टिंग में और आज भी हम जो यूपी से मंगवाते हैं, स्पेशल अपने पैसे के मंगाते हैं और तकरीबन क्षेत्र में लगाए तो उन विद्यार्थियों को गोद दे के आते हैं ताकि वो उसकी केयर कर सकें। अभी जैसे अजय जी से भी बात चल रही थी और मैंने थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा पता किया, आप इतिहास के जो चीज़ें हैं उनको खंगालते हो और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हो। कभी आप आज़ादी से पहले की बातें आती हैं, कभी 100 साल, कभी 200 साल, ऐसी ऐसी मुगलों के टाइम की भी बातें आती हैं, क्या कुछ है वो थोड़ा बताएंगे? इतिहास के संदर्भ में जाने से पहले मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ कि मैंने जो है एमफिल इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन में महम तहसील, मेरा गांव बेंसी है और महम तहसील का एक प्रमुख गांव है। मेरा टॉपिक ही ये रहा कि मैं एक तो पूरा इंडिया लेवल के ऊपर इतिहास की बात करें, एक वर्ल्ड लेवल के, और मैंने हरियाणा के इतिहास के संदर्भ में, क्योंकि क्षेत्रीय इतिहास और खासकर हरियाणा का इतिहास जो है उसको खंगाला बहुत कम गया और इसके ऊपर आज भी काम करने की बहुत आवश्यकता और ये जिम्मेवारी इतिहासकारों की है, क्योंकि हमारी जो कलम है और तथ्यों के आधार पर जो चलाई गई कलम है वही काम करती है, क्योंकि इतिहास हमेशा तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम आज़ादी से पहले की बातों पे आ जाते हैं। कुछ, एक दो नहीं, कुछ क्रांतिकारियों के नाम हम लोगों को किताबों में बताए गए हैं, हम उन्हीं को जानते हैं। और जब बड़ों से या किसी अन्य आदमी से हम बात करते हैं, ज्ञानवान आदमी से, वो बोलते हैं कि ये तो कुछ क्रांतिकारियों के ही नाम लिए गए हैं, कई हजारों, कई सैकड़ों क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनका कभी नाम ही नहीं आया आगे और उन्होंने अपना बलिदान हमारे लिए दिया। मैं आपको इस संदर्भ में मैं क्लियर बात कर दूं आपको, ये वास्तव में बिल्कुल सही कहते हैं। जब मैंने हिस्ट्री महम के ऊपर अपना काम किया, मेरी बुक अभी कंप्लीट होने वाली है महम के ऊपर, तो जब हमने काम स्टार्ट किया, 15 जो शोध पेपर जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में मेरे जो प्रकाशित हो चुके हैं, और वो उनमें से जो है मेरे 12 पेपर जो हैं वो हरियाणा के इतिहास के ऊपर हैं। गोहाना में रहा तो गोहाना के अंदर भी मैंने जो 2 रिसर्च पेपर, राष्ट्रीय आंदोलन में गोहाना तहसील का योगदान और जो है गोहाना एक ऐतिहासिक विश्लेषण, इनके ऊपर काम मैंने किया था और महम के ऊपर भी किया था। अब फिलहाल भी इस राणा के ऊपर काम चल, जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि वास्तव में यह है फ्रीडम फाइट में जिन लोगों का रोल है उनको जातीय आधार पे भी देखा गया है। रामजी लाल गांव मदीना से थे, उनका जब मैंने एक इतिहास के बारे में देखा, महम के इतिहास के टॉपिक के बारे में गया, तो वहाँ एक बात आई कि महात्मा गांधी के मूवमेंट के अंदर उन्होंने जो भाग लिया 1930 के अंदर, सविन्ना वैज्ञानिक आंदोलन के अंदर जेल में गए, 1939 के अंदर हैदराबाद सत्याग्रह में जेल में गए, और इतने फेमस व्यक्ति थे कि 1900 ये हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, और उससे पहले 1929 लाहौर अधिवेशन, वहाँ भी वो एक डेलीगेट के रूप में गए, लेकिन उनका नाम कहीं एक लाइन के आगे नाम ही नहीं। माता दिन भंगी, इतिहास में जब देखते हैं उनका रोल अगर 1857 की क्रांति देखी जाए कि उनके बगैर हो ही नहीं सकती थी। एक मैं जब इतिहास को खंगालने की दिशा में एक प्रयासरत हूँ आज भी, तो एक बड़ा अजीब सा टॉपिक आता, मुझे एक घृणा भी होती है कई बार इस भारतीय समाज से कि हर चीज़ को जाति के धड़े के ऊपर देखते हैं। ये बहुत, क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी थे वो जाति विशेष के तो नहीं थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो जाति विशेष के नहीं थे, वो तो सबके थे। अब एक टॉपिक आता है, मैं अभी जो है गांव में गया था, ये अपने कहानी गांव है, कहानी गांव में गया तो वहाँ एक अजीब सी विडंबना देखी। शेर सिंह जी से बात हुई और वहाँ उन्होंने एक बात अजीब कही
कि जी वो वाल्मीकि था, और वाल्मीकि तो जी आज़ाद फौज में क्या काम था उनका। ये जो गोली चलाने वाले वो मैन थे। मैं आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस इंटरव्यू के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में चाहे वो गांधी मूवमेंट हो, चाहे सुभाष मूवमेंट हो, चाहे क्रांतिकारी मूवमेंट हो, हर व्यक्ति का अपना रोल है। अपना रोल है। अगर एक वाल्मीकि जिसको वहाँ सफाई का कार्य दिया गया था, आज नरेंद्र मोदी जी और जो पूरी भारत सरकार जो एक मुहिम पर लगी हुई है कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अगर स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारी फैल जाएंगी। बिल्कुल फैल जाएगी। एक अगर जो जूते काटने के लिए वहाँ चमार को भर्ती किया गया या गोली के लिए भी किया गया, अगर जूते नहीं सिलाई होगा तो क्या होगा? वो अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? सर्दी में मर जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति, एक खाना बनाने वाला व्यक्ति है, भूखे पेट क्या लड़ेंगे? सही बात। मराठे 1761 के अंदर जो युद्ध में पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित हुए, उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके पास जो है खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो गई थी। बिल्कुल। अगर करने के लिए उनके पास बिल्कुल बचा ही कुछ नहीं। एक ट्रक ड्राइवर है, वहाँ ड्राइवर के पद पे भर्ती हुआ है, उसका काम तो और भी बड़ा होता है कि वो जो है पूरी की पूरी कभी जो है 200 को, कभी 100 को, कभी हजारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो क्या गोली चलाने वाला ही एक देशभक्त रहा? ये जो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जातिवाद को छोड़ो। जातिवाद ने इस देश को गर्त में धकेला है और आज भी जो है गर्त में धकेल रहा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी हमारे वीर योद्धा हैं, ये एक विडंबना रही है कि एक्चुअल में जो थे उनके नाम को बार बार दबाया गया। बाकी मैं कार्य स्वयं भी कर रहा हूँ और जो है और लोग भी जो है इस कार्य में जुड़ने का प्रयत्न भी कर रहे हैं और काफ़ी इतिहास का थोड़ा सा जो इतिहास के अंदर में चला जाता हूँ, जब देश आज़ाद हो गया था, क्योंकि हमारी वो देखी हुई नई चीज़ें हैं। आप इतिहास के टीचर हो तो आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से बता सकते हो। दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग कह लो या एक पहेली कह लो, सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी मृत्यु, दोनों एक गुत्थी के तरीके से ही रह गई हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहना है? थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो, इसके बारे में एक स्पष्ट ही बात है। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु जो है एक विमान दुर्घटना की बात आती है। बिल्कुल आती है। जब तक उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को नहीं खंगाला जाएगा और प्रकाश जब तक, क्योंकि बाद में आई थी जापान सरकार के वहाँ नुमाइंदे भी पहुँचे थे, तो ऐसा घटनाक्रम है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में वास्तव में इतिहास मौन हो जाता है। क्योंकि जब हमारे पास क्लियर तथ्य नहीं होता तो हम एक ही बात कहते हैं, ऐसा हुआ होगा। जैसे मादिमानव के काल की बात करते हैं, वहाँ तथ्य क्लियर नहीं है। अब क्लियर है कि मेरे पास जो आज आप मनीष जी बैठे हैं, बिल्कुल ये क्लियर है। हाँ जी। मनीष जी जो है क्लियर कोई बात नहीं है। तो इतिहासकार, वास्तव में जो इतिहासकार है वो नहीं कह सकता कि ये कैसे हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु की बात है, इसके बारे में अलग अलग बातें हैं। कोई कहते हैं कि षड्यंत्र हुआ था, कोई कुछ हुआ था। अब मैं आपसे एक सिंपल बात कहता हूँ कि आप आज भी भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड के अंदर व्यक्ति को अटैक से मृत्यु हो गई, हाँ जी, किसी की कैसे मृत्यु हो गई, तो हम क्लियर तो नहीं कह सकते। तो मुंह के आगे खाली जो रास्ता पड़ा है कुछ भी कह दो तो तथ्यपूर्ण बात है, क्योंकि अटैक हो गया, सिंपल बात है। उसको आप कैसे क्लियरफाई कर पाओगे कि यहाँ षड्यंत्र हुआ है। बाकी जो जिन दो महान विभूतियों का आपने नाम लिया है, वास्तव में इस देश की शान रही और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो जैसे आप पेड़ पौधों पर भी ध्यान देते हो, वो पेड़, जैसे हमारी पिछली बात भी कर रहे थे हम इसी टॉपिक पे, उसके बाद हम इतिहास पे आ गए। तो ये क्या आप इसके बारे में, ये मन में कहाँ से आया कि पेड़ पौधे ही लगाने, मतलब दिमाग वहाँ पे कैसे गया पेड़ पौधों पे? पेड़ पौधों के बारे में एक बात आई थी, हम छोटे, जब बिल्कुल छोटी उम्र में थे, हम गांव में बड़ पीपल, मेरा गांव बैंसी है और वो हरियाली के मामले में वो टॉप में रहा। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी चेंज हो चुकी है। उसके लिए गांव के लोग जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारे 1995 में आई बाढ़ जिम्मेदार थी। हमारे गांव में बड़ और पीपल के इतने बड़े पेड़ थे कि हमारे बुजुर्गों से पूछते थे वो, तो लगभग जो 300 साल पुराने रहे होंगे वो।
बहुत लगभग 2 किले बोलते हैं अपन, एकड़ उसके अंदर वो फैले हुए थे। और गांव उनके बारे में कहा करते कि फलाने के बड़ हैं, और वहाँ हम बैठते थे, उसके नीचे बैठते थे, खेलते थे। तो एक प्रेरणा सी थी क्यों ना हम भी लगाएं कुछ। मैंने अपने गांव के अंदर एक यहाँ से मुहिम को अपने गांव में भी लेके गया। हमारे गांव में एक बार मरगत हो गई थी, हम गए हुए थे, तो वहाँ दादा प्रताप, दादाजी लगते हैं हमारे, दादा प्रताप बोलते हैं, सरपंच भी रहे हैं हमारे, एक सरपंच। वो बोले मजाक मजाक में, भाई यहाँ जो है ना तो गर्मी का टाइम है, ना तो कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है, भाई हम मर जाओगे, हम बैठे हैं क्या नीचे, गाँव में कहावत है। तो राजेश भाई है मेरा मित्र भी है, भाई भी था, वो लड़का, हम बैठे बैठे उनसे बात की कि क्यों ना मतलब जो है ऐसा क्या काम किया जाए। वहाँ एक भी पौधा नहीं था। मैं स्वयं अपनी गाड़ी में 101 बर्ड और पीपल लेके आए, हमने लगाई, वहाँ एक भी नहीं हुआ। सेकंड टाइम फिर लेके आए, 2-3 मुश्किल से हुए, फिर जो सरपंच के सहयोग से हमने वहाँ 4 दीवारी होगी। तीसरी बार फिर लगाई, और साथ में जो है वहाँ एक टेबल का प्रबंध किया। और आज वहाँ आप जाके देखो, मैंने यूट्यूब अपने फेसबुक पे डाली थी, वहाँ लगभग जो है 60 से 70 तो पेड़ हैं, और उनकी ग्रोथ अन्य पेड़ों की तुलना में ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों के टाइम में भी लू चलती है, उस टाइम में भी जून के महीने में भी लगातार पानी दिया गया। एक वहाँ उस जो मैंने मुहिम चलाई थी, उस मुहिम को हमारे गांव वाले लोगों ने आगे बढ़ाया, और वो बिल्कुल हरियाली। लोग कहते हैं कि जो मरगत का स्थान है खेतों में है, लेकिन लोग वहाँ बैठ के रोटी खाते हैं, आज भी वहाँ आज भी बैठ के रोटी खाते हैं। तो अब आपका क्या मैसेज है लोगों को? यहाँ मैं एक यहाँ के बारे में बता दूँ आपको। हमने अजय जी की दादी जी एक्सपायर हुई थी 94 ईयर की। अजय जी का कॉल आई कि भाई दादी जी एक्सपायर हो गई, हम 17 में कर रहे हैं। पहले जाके आ था, मैंने कहा कि हम इसको नया रूप देते हैं। हम 101 पौधे लेके आए। पहले तो त्रिवेणी लगाई गई अपने उस प्रयास से, उसके बाद सभी लोगों को एक एक पौधा दिया गया। उन्हीं लोगों को कहा कि जो आदमी इसको लगाए उसकी केयर करे, मतलब जो उस चीज को सीरियसली वो लेना। तो हमने लोगों का उत्साह देखा। हमारी जो माताएं बहनें भी थी, अपना अपना पौधा स्वयं उठा के हमें चाहिए, हम लगाएंगे, उनकी ग्रोथ बेटर। मेरी गुड़िया का भी बर्थडे था पीछे 2 साल की हुई, तो 101 पौधे मैंने यहाँ भी जो है डोनेट किए थे। इस दिशा में छोटा मनीष जी और बताऊंगा एक, इसमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैंने खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, बेशक से कोई इस बात को बुरा माने या भला माने, हम कोई काम को हम इनिशिएट तो कर देते हैं, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते। हमारे टीचर कहा करते थे, बेटा फर्स्ट आना बड़ा आसान है, लेकिन फर्स्ट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो रास्ते से भटक जाते हैं। अब ये मैं हर चीज़ में देखता हूँ, पेड़ पौधों का या कोई भी काम, इस पर आपका क्या कहना है? मनीष जी, शुरू तो बड़े आसानी से कर देते हैं। बिल्कुल। आप गवर्नमेंट कॉलेज थाना को देख सकते हैं जाके। आप जो है दलजीत सिंह के नाम से फेसबुक आईडी है, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से चेक करना। अपनी एक बात है कि जो मैं कार्य करता हूँ उसके लिए मुझे समय देना होगा। बिल्कुल। नंबर 2, मेरी एक अपनी खुद की एक हॉबी है कि जो भी मैं कार्य करता हूँ उसको लगातार प्रोसेस में रखूँ। अब पेड़ पौधे लगाने की बात आई, तो मैंने जब स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट तो पहले बचपन से करते हैं, लेकिन इसको एक जुनून के रूप में पेश किया। लोगों ने बहुत कहा कि गामा मास्टर जी कहते हैं, मास्टर जी क्या है ये? हाँ बिल्कुल। आप मतलब अपनी गाड़ी ने इतनी बढ़िया गाड़ी बलेनो ले रहे हो, और गाड़ी में ले और पौधे गामा में धक्के खाओ, आपने के बैठना है, तेल भी फूको और पैसे भी लग रहे हो, आपने के बैठना है। लेकिन ठीक है, आज वही लोग ये कहते हैं जी आप, मैंने फेसबुक डाला शुरू किया, मेरे मित्रों ने खुद एक बात कही कि जी आपकी तो फेसबुक आईडी भी देखनी बंद कर दिया हमने। मैं भाई क्यों? मत देखो जी, आपने पौधे ताकत की माना नहीं, आपका पौधे आऊँगे क्या आसपास की जो ये फ्रीडम फाइट की आऊँगी आपकी, या फिर हिस्ट्री को चीज़ पाऊँगी। तो लेकिन उसका उल्टा हुआ आज। अब कम से कम कह रहा हूँ कि मैं लगभग 100+ ऐसे मित्र भी हैं, और जो फेसबुक पे कमेंट भी देखना आप, जिन्होंने कहा कि मैंने एक भी पौधा लगाया था। आपकी प्रेरणा से हम कोई 50 लगा चुके हैं, कोई 100 लगा चुके हैं, और कोई 20-30 इस प्रकार के पौधे हम लगा चुके हैं। तो ये
लगातार किया गया प्रोसेस है। ये एक लोगों को जागरूक करने का एक मिशन है। हाँ, जागरूक का मिशन है। और मनीष जी, मैं एक बात कहूँगा, पौधे लगा के हम समय समय पर उसकी केयर भी करते हैं, उसको देखते भी हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। लगाना बड़ा काम जरूर है, लेकिन उसको केयर करना वो सबसे बड़ा काम। हमारी जो ग्रोथ रेट है लगभग जो है 60 से 70 के बीच में है जो ग्रोथ हुई हमारी। और दूसरी मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो है 2019 के अंदर मेरे को 2019 नहीं 18 में मेरे को अवार्ड दिया ग्रीन मैन का। ये तो 19 में दिया था। 19 में ग्रीन मैन का हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था। तो मैंने जो है कहा यार अवार्ड जो आप, तो वे वशिष्ठ जी प्रधान हैं उनके, और कृष्णलाल पवार जी के हाथों पानीपत मिला था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि दलजीत जी, ये अवार्ड दे के हम एक काम कर रहे हैं, हम आपको बांध रहे हैं। अवार्ड मिलना और उसको आगे प्रोसेस में रखना, मेंटेन करना, हमने देखा आपका, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेवारी और ज़्यादा डाल रहे हैं। इसके बाद हमारे लगातार प्रयास जो है, हमने फिर त्रिवेणी अभियान चलाया। पिछले साल भी हमने 40 त्रिवेणी लगाई थी। ये अलग अलग कॉलेजों में लगाई थी, यहाँ भी लगाई थी। और इसके लिए मुझे जो है अभी अगस्त 2020 में डेक्कन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, इन्वायरमेंट के बारे में है, उनके द्वारा जो मुझे जो है बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट का अवार्ड दिया गया। ये बैक में ही ये अवार्ड ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल। तो उन्होंने जो है नेशनल लेवल पे मेरे को ये अवार्ड दिया। ये अवार्ड जो मिलना है, मैं 2 बार जो है मेरे को बेस्ट टीचर अवार्ड भी जो है नारायण उत्थान समिति और भास्कर के द्वारा दिया गया। और कोरोना काल में हमने जो कार्य किया उसके लिए भी जो कोरोना योद्धा अवार्ड दिया गया। ये एक प्रशंसा की बात है वास्तव में, लेकिन मैं ये काम करता हूँ अवार्ड के लिए नहीं है, अपनी रुचि है, अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, मैं आप उस चीज़ के लिए। और मैं आपको एक बात और कहूँ, नॉर्मली अगर मेरी क्लास के बारे में बात कहूँ तो मेरे जो विद्यार्थी हैं लगभग 80 तो आम होती हैं, क्योंकि हम उसको जो 100+ नहीं, अभी तो मैं जो हूँ उनको जो है 100 से भी अब वो देने की कोशिश करता हूँ। लगभग जो है 35 से 40 विद्यार्थी मेरे आज MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं बच्चे मेरी स्टूडेंट। और जो मेरा स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगे हुए हैं। और हिस्ट्री के अंदर जो है हाईएस्ट एक बार आए 91, 92, 93, 94, 95 भी मेरा मेरी स्टूडेंट है। तो प्रोसेस में कार्य चला हुआ है। आज के टाइम पर जो हमारी जनरेशन है या नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, इतिहास को भूलती जा रही है। बिल्कुल, पुरानी चीज़ों को भूलती जा रहे हैं, नई चीज़ों पर आगे फॉलो कर रहे हैं, उनको कीप इट अप ले रहे हैं, उनको अनुसरण कर रहे हैं, हिंदी में बोले तो। क्या कुछ करना है उन बच्चों को? मैं एक ही बात कहूँगा, बेबाक बात, मेरी लाइफ का एक बिल्कुल स्पष्ट मोटो है, फंडा है। जो बात है आज मैं जो कहता हूँ ना, वो बात क्लियर होनी चाहिए, ताकि हमें जो है अपने आप से और जो है नज़रें मिलाने में दिक्कत आए। सबसे पहले व्यक्ति अपने आप से हारता है। बिल्कुल। और इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों, मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ हमेशा, इतिहास से हमें सीख लेनी होती है। इतिहास के बगैर कहते हैं कि अकबर मर गया, बाबर मर गया, अशोक मर गया, हमें क्या लेना। इतिहास से सीख ली। अब मैं बताता हूँ कैसे सीख ली। हम जाते हैं जो है मध्यकाल में, वहाँ सूफी संत भी हुए हैं, वहाँ जो है भक्ति काल के संत भी हुए हैं, जो है गुरु नानक देव, रैदास जी, कबीर जी, सभी ने ही की तो नारा दिया है कि जो है ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। यही तो सीख लेने की जरूरत है। इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों? एक मैं छोटी सी बात करूँगा, आप टीचर हो और आज के टाइम पे जो हम बच्चों का रुझान देख रहे हैं पेरेंट्स के प्रति नेगेटिव होता जा रहा है, और आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी, तो क्या बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे या पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे? क्या है ये? यहाँ बिल्कुल क्लियर मैं अपनी क्लास में वैसे बात करता हूँ। जो मेरा मानना है, एक बात है कि हमने अपने बुजुर्गों के पास बैठकर और अपने परिवार में बैठकर टाइम देना बंद कर दिया है।
सही कह रहे हो। मैं एक छोटा है मैसेज दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। परिवार में कुछ भी हो, कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, घर इज बेस्ट। घर में चाहे आप 1 घंटा बैठ के पूरे दिन की एक मित्रता के हिसाब से, घर में ये नहीं कि मैं फ़ोन लेके उस रूम में बैठ गया, दूसरा उस रूम में बैठ गया, तीसरा जो बाहर बैठ गया। ये फ़ोन जो सिस्टम आया ना, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, मेरिट और डीमेरिट दोनों है। मेरिट और डिमेरिट दोनों। अब हमने क्या किया कि हमने डीमेरिट को पकड़ लिया। हम इस फ़ोन के माध्यम से ऐसा कर दिया कि हमने जो है एक दूसरे को बुलाते चले गए। और दूसरा मैं एक काम कहूँगा, भौतिकवादी युग। भौतिकवादी युग का बेनिफिट हुआ था, यूरोप में रेनेसां आया था, यूरोप में क्रांति आई थी। लोग जो है एक पाखंडवाद, जो परलोक में उसकी बजाय इस लोक में जीने की बात करने लगे थे। आज टाइम है कि हमें जो है उसी पीढ़ी पे एक बार लौटना पड़ेगा। कुछ मत लौटो, आप आगे बढ़ो, इतिहास से सीख लो, आगे बढ़ो, क्योंकि आप देखोगे कि सुसाइड रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर इस फोन से हमें बेनिफिट सीखना है तो मेरे हिसाब से इसे सीखो। आप मोटिवेशन स्पीच सुनो ना, आप ये देखो, जब भी एक व्यक्ति को आभास हो कि मेरा परिवार टूटने वाला है, 5 मिनट के लिए विचार तो करो। घर में बैठो, बुजुर्गों से बात करो, वहाँ परिवार को जो बड़ा और छोटा। मैं एक बात और कहूँगा, समाज में 100 बुराइयाँ हैं, बिल्कुल बुराई है। उन बुराइयों से सीख लेने की आवश्यकता, उसको घर में लेने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे साथ बनी, मैं अपना विभाग कहता हूँ, मेरे भाई जो वकील हैं दोनों, जो भी टॉपिक वहाँ होता उसी टॉपिक को हमारे घर में इम्प्लीमेंट हो जाता। स्टार्टिंग में भाई की स्टार्टिंग की थी, जो भी होता उसी को हमारे, मैंने एक बात कही थी कि ठीक है, मेरे घर की 4 दीवारी के अंदर ये बातें चलेंगी, लेकिन हमारे घर के अंदर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सुधरे सभी, मतलब जो बैठ के, आज भी हम घर जाते हैं सारे भाई बैठ के बात करते हैं। बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के पास नहीं बैठोगे तो सीख नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और जो मैं परिवार की बात भी कहूँगा कि माँ बाप को भी और बेटा बेटी को भी एक परिवार के रूप में बैठ के घंटा आध घंटा बात करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ इतिहास से सीख लेनी। मैं अपने ही बताता हूँ, बेबाक तरीके से बताऊँगा, बच्चों को बताता हूँ। मेरे दादाजी जो है एक बहुत गाँव के जो मान्य हुए व्यक्ति थे, मांगेराम जी, आज भी मेरे गांव में पूछ सकते हो आप जाके। किसी टाइम में हमारे बहुत अच्छा ग्रोथ था, डायरी ज़मीन भी थी घर की। दादाजी को लगातार 20 साल के आसपास मेंबर भी रहे। ताऊ जी दोनों बहुत अच्छी कमाई करते थे, उनका खेती बहुत अच्छी करते, काफ़ी बड़े जो ठेके पे लेके। मेरे दादाजी को एक बुराई थी, जुआ खेलने की। और दादाजी जो है जुआ खेल, उसमें जो है एक बार जो भात के अंदर, आज से लगभग जो मैं आपको बताता हूँ 50 साल पहले, भात में जो है हमारे जो 101 रुपया मायने रखता था। 101 रुपया जुआ हमारे जी जो बांधते थे, जो भातर बांधते हैं। लेकिन मेरे ताऊ जी की और शिक्षा, मेरे पिताजी कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि बेटा उनकी शिक्षा एक बात थी कि ताऊ जी को कभी दादाजी को ये नहीं कहा कि क्या कर दिया, 101 फिर भर दिया। उसी बात से हमने प्रेरणा ली थी कि मेरे परिवार में आज जो है कोई भी जुआ नहीं खेलता। ठीक बात है, इतिहास से सीख ली ना हमने। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने एक सीख बनाई कि हम पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने परिवार के सदस्यों के पास बैठे इतिहास को खंगालें, इतिहास से सीख लें। परमाणु बम गिरे जापान के ऊपर, आज भी जब आता है, चाहे किम जोंग की बात आ जाए, पाकिस्तान की बात आ जाए, चाहे दूसरे देशों की बात आ जाए कि हम परमाणु अटैक कर देंगे, क्यों पूरी दुनिया के जो कान खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। वो देखते हैं ना कि सिंगापुर उसमें उसके हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ क्या था, रिजल्ट आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं। मेरा तो यही मानना है कि इतिहास से सीख लो, प्रेजेंट में जियो और अपने भविष्य को सुधारो। तो जैसे अभी हमने सर से बातचीत की, और समय समय पर हम फिर जुड़ते रहेंगे सर आपसे। बहुत। और जो आज के बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि उनको भी ऐसे विचारों की ज़रूरत है। पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे, कहीं बच्चे पेरेंट्स पे दबाव बना देते हैं और कहीं पेरेंट्स बच्चों पे दबाव बना देते हैं कि वो जो एक फ्रेंडली नेचर होता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार, वो नहीं होता है, जिसकी वजह से आपने बताया सुसाइड के केसेस जो आते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो खुल के बात नहीं कर पाते, वो मन के अंदर ही अंदर बातें लेके वो एक प्रेशर आ जाता है और फिर कुछ एक अनहोनी हो जाती है, जो उस चीज़ की कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगा। तो
आगे हमारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का नोटिफिकेशन बटन दबाएं। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। थैंक यू सर।